हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। साथ ही साथ उसके बाद हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। साथ ही साथ हमको ये पता है कि ईपीएफओ का फॉर्म आ चुका है, आईबी का फॉर्म आ चुका है। इन सारे फॉर्म्स के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर सबका करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं करंट अफेयर में स्पेसिफिक बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट स्कीम से मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अंदर हम पिछले 15 साल की वो सारी स्कीम्स को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इन स्कीम्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेशन हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। और हम एक चीज़ ये जरूर करेंगे कि जो स्कीम्स है हमको आज ही याद हो जाए, इसी क्लास के अंत तक आपको क्या हो जाए, स्कीम याद हो जाए। तो आपको क्या कॉपी पेन लेके बैठना है? नहीं, सिर्फ ईयरफोन लगा और सुनो। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको एज ए रिवीजन के तौर पे लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्कीम्स। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 दो आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर आपकी सारी स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि बच्चों स्कीम से रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप देखेंगे स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन या तो आता है हमारे किससे, ईयर से, या तो आपको किस साल आई है वो गलत दे देगा, या फिर वो मिनिस्ट्री गलत दे देगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, या फिर वो बता देगा फंडिंग गलत कर देगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है जिसमें 100% पैसा सेंटर लगाता है। एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है जिसके अंदर 60% सेंटर लगाता है, 40% स्टेट लगाता है। और कुछ अलग ही टाइप होता है जिसके अंदर क्या होती है, सेंटर ही 50 लगाता है, स्टेट ही 50 लगाता है, जैसे अटल भूजल योजना। तो वो सब भी हम देखेंगे कि किसकी फंडिंग है, कौन कितना पैसा लगा रहा है, और रिसेंट 2025 में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें आपका बजट भी कवर हो जाएगा इस साल का, और पिछले साल कुछ साल के जो इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी हम स्कीम के रिगार्डिंग खत्म कर देंगे। तो स्कीम के लिए इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप ट्रस्ट कीजिए, तीनों पार्ट देखिए, आपकी सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। मैंने स्कीम्स को कैसे क्लासिफाई कर रखा है कि जो मैंने सबसे पहले एक मिनिस्ट्री उसके रिगार्डिंग स्कीम्स, फिर दूसरी मिनिस्ट्री उसके रिगार्डिंग स्कीम्स, ऐसे करके पढ़ाया है। अब देखिए कैसा रहता है। तो जो सबसे पहले हम जिस मिनिस्ट्री की बात करेंगे दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो वो सारी स्कीम जो एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं वो अपन डिस्कस करने वाले। अच्छा, एक आपके लिए गोल्डन टिप्स है। गोल्डन टिप ये है, जो एग्रीकल्चर वाली स्कीम है ना, उसमें देखोगे कहीं ना कहीं किसान का नाम आ रहा होगा, कहीं ना कहीं फिसल का नाम आ रहा होगा। तो जहां आपको नाम दिख जाए किसान, जहां दिख जाए आपको नाम फसल, आप तुरंत टिक लगाइए कि ये किससे रिगार्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। ये आपकी गोल्डन टिप नंबर 1 हो गई। सबसे पहले जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं दैट्स इट, किसान क्रेडिट कार्ड। बच्चों को लगता है क्रेडिट कार्ड है मतलब कोई नई स्कीम होगी, इसी साल की स्कीम होगी, 5 साल पहले की स्कीम होगी। पर ये बच्चों स्कीम बहुत पुरानी है, ये आई है 1998 के अंदर। कब? 1998, वेरी ओल्ड स्कीम है ये। उसके बाद मैंने बता दी ना, नाम में क्या आ रहा है यहाँ पे, किसान। तो जैसे किसान दिमाग में आया तो सोचना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये मत कर देना कि क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है पैसे से रिगार्डिंग है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी। नो, फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉट अ फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहां मैंने लिख भी रखा है, इट इज नॉट अ फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्रेडिट कार्ड सोच के ये मत कर देना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होगा, नहीं, किसान भी तो लिखा हुआ है तो एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। तो 2 चीज हमने पढ़ी, कब आई, 1998 के अंदर आई। किसके अंदर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या दिया। अब क्रेडिट कार्ड है मतलब क्या देंगे, शॉर्ट टर्म लोन देंगे। आपने अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया हो तो आपको पता है कि 1 महीने बाद क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म लोन देंगे। तो किसानों को कम ब्याज पे शॉर्ट टर्म क्या करेंगे, लोन देंगे। तो क्या किसान के इस क्रेडिट कार्ड से क्या अपना ट्रैक्टर खरीद लेगा या जमीन ही खरीद लेगा? नहीं, क्या खरीदेगा, वो बीज खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, पेस्टिसाइड करेगा और थोड़ा बहुत इरिगेशन कर पाएगा, मोटर लगा पाएगा। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं किसान, उन सबको यूज करने के लिए क्या करता है, किसान क्रेडिट कार्ड यूज करता है। क्या सिर्फ इसमें छोटे फार्मर को मिलेगा या मध्यम वर्गीय जो मीडियम लेवल का फार्मर होता है उसको मिलेगा, या जिसके पास ज्यादा जमीन है, बड़ा किसान है, उसको मिलेगा? हर कोई भी पक्षपात नहीं, सबको क्रेडिट कार्ड दो। तो ऑल फार्मर्स, चाहे वो उसके खेत का मालिक हो, चाहे वहां पे वो काम कर रहा हो, किराया दे रहा हो, या फिर कोई शेयर में मतलब 2-3 लोग साथ में खेत को ओन करते हो, सबके सबको ये क्या मिलेगा, तुमको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो ऐसा नहीं, कल को ऐसा लग जाए कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्मॉल फार्मर्स
फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है। सबको, चाहे स्मॉल हो, चाहे मार्जिनाइज मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, तीनों को मिलेगा। ठीक है। एक ट्विस्ट इसमें कहानी में और आता है, सिर्फ ये किसानों को उन किसानों को मिलता है जो खेती करते हैं, नहीं। अगर आपका मत्स्य पालन है, मतलब आपका फिशरी है, तो आपको उसके लिए मिलेगा। 2019 के बाद इसमें जो मत्स्य पालन करते हैं, जो फिश का बिजनेस करते हैं, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, जो गाय भैंस से क्या बनाते हैं, अपना दूध निकालते हैं, तो उनको जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब अपन पढ़ते हैं ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड मतलब सहायक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर के साथ जो भी सहायक एक्टिविटीज है, सारी की सारी इसमें क्या है बच्चों, इंक्लूडेड है। सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है, इंक्लूडेड है। तो सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए है क्या, नहीं। ओनली फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नॉट ट्रू। तो फिर किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, मतलब किसी का अगर अपना कोई किसी की डेयरी है, कोई दूध बेचता है, घी बेचता है, ये सब बेचता है, तो उसको भी क्या मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो सिर्फ एग्रीकल्चर और अलाइड फैक्ट उसके लिए है क्या, नहीं। फिशरीज, जो मत्स्य पालन करता है, वो भी इन्वॉल्व है। तो हो गया हमारा किसान क्रेडिट कार्ड खत्म। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या पे शब्द क्या आ रहा है, फसल। फसल नाम सुनते क्या सोचोगे, फसल नाम सुनते सोचोगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फाइनेंस मत कर देना, ठीक है। कब आया था ये, 2016 में। अब जो स्कीम्स मैं बता रहा हूं 2016 में, देखना वही स्कीम तुमको पढ़ाऊंगा जो बीजेपी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे पार्टी का नाम ले रहा हूँ, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। रीजन क्या इशू है, क्यों, क्योंकि एग्जाम बना रहे हैं तो जनरली वो अपनी ही गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछते हैं। 1998 वाली मैंने तुमको बताई थी, क्यों, कि उस टाइम भी सरकार तो वहीं की थी, ठीक है। तो ये जनरली देखा जाता है, जिनकी भी सरकार रहती है स्कीम भी उसी के रिगार्डिंग होता है। तो जो 2014 के बाद की स्कीम्स है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी देखनी है। 2014 से पहली वाली को आप छोड़ भी सकते हो, पर 2014 के बाद वाली स्कीम को बाय हार्ट पढ़ना है। 2014 से पहले जो स्कीम कुछ इंपॉर्टेंट्स है तो उनको भी हम देखेंगे, मैं नहीं कह रहा उनको छोड़ेंगे, पर हमारा मोर फोकस किस में होगा, 2014 के बाद वाली स्कीम में, ठीक है। तो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता। फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है। नाम में क्या लिख रहा है, फसल बीमा। फसल क्या करेंगे, बीमा कराएंगे। तो आपको पता है अपन ने मौसम के आधार पर फसलों को बांट रखा है, खरीफ फसल, राबी की फसल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बाग बागान, इनको अपन ने डिवाइड कर रखा है। तो आप इसको याद, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें 2, किसमें 1.5, किसमें 5। तो थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। जो खरीफ की फसल होती है बारिश में लगती है, तो जब जो फसल बारिश में लगती है तो खराब होने के चांसेस ज्यादा है, तो किसान को जो कंट्रीब्यूशन देना है वो भी कितना है, ज्यादा है, 2% है। रबी की फसल कब लगती है, विंटर्स में लगती है, तो विंटर्स में फसल होने खराब होने के चांसेस क्या है, कम है, तो वहां पे क्या है 1.5। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। और हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल मतलब वाणिज्य, मतलब जिनसे पैसा जल्दी आए, हॉर्टिकल्चर मतलब बाग बागान, उससे तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो इंटरेस्ट भी ज्यादा दो, तो 5% उसमें आपको इंटरेस्ट देना है। अब बोलेंगे सर ये प्रीमियम दर क्या होती है, मतलब फसल आपने इंश्योरेंस लिया हो तो आपको पेमेंट कर देना पड़ता है ना इंश्योरेंस का। तो अगर आपने 100 रुपए का इंश्योरेंस दिया है और आप लगा रहे हो बाग बागान, तो आपको 5 रुपए देने हैं, तो 95 कौन देगा, 95 सरकार देगी। कौन देगी, सरकार देगी। यहाँ पे आपने खरीफ की अगर कोई फसल लगाई है तो आपको सिर्फ 2% देना है, मतलब आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो 2 रुपए देना है, बाकी 98 कौन देगा, सरकार देगी। तो ये किसान का कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसान कितना पे कर रहा है, प्रीमियम दर दे रहा है। बाकी प्रीमियम क्या सिर्फ केंद्र सरकार देगी, नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके दोनों बराबर साझा करती है, ठीक है। बराबर कंट्रीब्यूशन होता है किसके, सेंट्रल और स्टेट की में। तो ये कैसी स्कीम हुई, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हुई। कैसी हुई, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। उसके बाद जो अगली स्कीम आती है दैट इज ई नाम। किसी भी स्कीम के आगे ई लग जाए तो मतलब सोच लेना उसका डिजिटलाइजेशन किया है, उसको हमने कहां करा है, डिजिटलाइज शिफ्ट किया है। कैसे, अब तुमने देखा होगा जो किसान खेती करता है, उगाता है, ठीक है, और जो मिडिल मैन है, जो बीच वाला बिचौला है, वो क्या करता है, किसान से फसल लेता है और बेच के आता है। तो बीच वाला अपना मार्जिन बहुत करता है, जिससे किसान का बहुत ज्यादा शोषण होता है। तो अब इन्होंने बोला कि डायरेक्ट किसान ही क्या करेगा, सेल करेगा। जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहां पे क्या होता है, सेलर और बाय आपस में आके मिलते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, एक गेटवे है, एक गेटवे मतलब यहाँ से बायर है और यहाँ से सेलर है, दोनों को जोड़ने का काम करता है।
वैसे ही ई नाम क्या है, एक किसान और एक उपभोक्ता को क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो किससे जोड़ेगा, किसान उपभोक्ता से, ई नाम से। इससे क्या होगा कि जो मंडी है वो इलेक्ट्रॉनिक मंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी हो जाएगी। कब आई स्कीम, 2016 में। वही मैं कह रहा हूं ना, 2014 के बाद वाली स्कीम अपने को क्या करनी है, ज्यादा अच्छे से करनी है। ई नाम, इसमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है, पर आप याद रखना ई नाम किससे रिलेटेड है, तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। अच्छा, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार, किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो, इस पे क्या होगा, जो मंडी का लेवल है उस पर थोड़ी मंडी पे क्या होता है, किसान का शोषण होता है। जो मंडी पे जो बेच रहा होता है, जो डीलर होता है, वो किसान से कम दाम में खरीदता है। किसान की मजबूरी होती है, फसल वापस घर तो लेके जाएगा नहीं, इतना मुश्किल से ट्रक भर के आया है, घर लेके जाएगा नहीं, तो किसान का शोषण होता है। तो किसान को शोषण ना हो, डायरेक्ट कहां बेचे, वो ई नाम पे बेचे। पीएम किसान, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मोदी जी जो 2014 में आने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने क्या बोला था कि मैं किसानों की आय को दुगना कर दूंगा। तो इन्होंने सोचा कि कैसे करें, तो उन्होंने कहा डायरेक्ट किसानों को पैसा दे देते। तो कितना पैसा देंगे किसानों को, ये 6,000 रुपये। क्या देंगे, 6,000 रुपये किसानों को देंगे। ठीक है, कब आई थी ये स्कीम, अब देखना 1 फरवरी 2019 को, तब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। क्या हुआ था, बजट आया था। तो 1 फरवरी 2019 को हमने, जब मोदी जी का सेकंड टर्म आया था, तब उन्होंने बजट लाया था किसके रिगार्डिंग, किसान सम्मान निधि। निधि से याद करना क्या है, किसान को पैसा देना है। कितना देना है, 6,000 देना है। ये किस तरह की स्कीम है, क्या इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके आ रहे हैं, नहीं, ये तुम्हारी क्या है, सेंट्रल फंडेड स्कीम है। 100% जो पैसा दे रहा है इसमें कौन दे रहा है, तुम्हारा सेंट्रल दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, देश के जो छोटे और मतलब जो स्मॉल और जो मिडिल वाले फार्मर्स हैं, उनको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उनकी सीधी आय में बढ़ोतरी हो रही है। हर साल 6,000 में मिल जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, पहले क्या थे इसमें, स्मॉल और मीडियम फार्मर ही थे, बाद में सरकार ने कहा सब खुश रहो, ऑल फार्मर्स आर एप्लीकेबल, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे मिडिल वाला हो, चाहे लार्ज हो। तो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज आर एलिजिबल। ठीक है, फार्मर की फैमिली मतलब क्या, कि उसका मतलब फार्मर खुद हो गया, वाइफ हो गई, उसके चिल्ड्रंस हो गए, माइनर चिल्ड्रंस मतलब 18 से छोटे वाले, तो सबको क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है इसका। स्कीम का नाम वापस बता देता हूं, स्कीम का नाम क्या है तुम्हारा, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम कुसुम, कंफ्यूज मत हो जाना पीएम कुसुम में और सम्मान निधि में। सम्मान निधि में डायरेक्ट तुम क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो 6,000, 2,000 करके। इसमें क्या तुम कर रहे हो, कुसुम के अंदर तुम वहां पे क्या कर रहे हो, उसको किसान का क्या खर्चा होता है कि उसको मोटर लगानी होती है इरिगेशन के लिए, उसके लिए क्या लगाता है, डीजल जनरेटर लगाता है। अब डीजल अपने आप में महंगा है और डीजल एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। तो कुसुम योजना के अंदर क्या बोला गया कि अब आपको डीजल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्या देंगे, सब्सिडीज देंगे, किसमें, सोलर के रिगार्डिंग, तो सोलर पंप के रिगार्डिंग है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान, किसान ऊर्जा, यहां शब्द क्या आ रहा है, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, किसान आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, किसान देख के आधे बच्चे हो जाते हैं भावुक और लगा के आते हैं टिस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एक टर्म यहां मिस कर गई तुम, वो क्या थे, ऊर्जा, ऊर्जा तुम मिस कर गए। ऊर्जा है तो मतलब किसकी कौन सी एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहां पे किसकी बात करते हैं, सोलर पंप की बात करते हैं, किसकी, सोलर पंप्स की। तो सोलर पंप लगाने के लिए किसान बोलते हैं, किसान को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना है ताकि वो डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता अपनी कम करे। फंडिंग कैसे हो रही है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका 1 लाख खर्चा हो रहा है ना, 60% हम भरेंगे। तो 1 लाख का 60,000 तो सीधा कौन दे रही है तुम्हारे को, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट में सिर्फ केंद्र सरकार दे रही है कि नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट देती है। 30% हम तुमको लोन दिला देते हैं, तुम जाओ पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, बैंक तुमको क्या देगा,
30% लोन देगा। तो 60,000 हो गए, 30% लोन हो गया मतलब 90,000 हो गए, बाकी 10,000 का क्या होगा, 10,000 तो किसान भी देगा। ठीक है, इसमें कोई टारगेट है क्या, कितना करना है, बिल्कुल टारगेट है। टारगेट ये है कि इस मिशन के अंतर्गत 30.8 गीगावाट कैपेसिटी के क्या करने हैं हमारे को, सोलर पंप, सोलर प्लेट्स हमारे को लगा के रखनी है। पहला टारगेट क्या था, 25.75 2022 तक। पुराना टारगेट मत याद करो, सिर्फ नया टारगेट याद करो, 13.8 गीगावाट। चलो आगे चलते हैं। अगली जो बच्चों स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री किसान, फिर क्या शब्द आ गया, किसान मानधन योजना। क्या, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये कब आई, ये भी सितंबर में आई। कब आई, 2019 के अंदर आई। कौन सी मिनिस्ट्री, किसान देख के क्या सोचना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बस ऊर्जा वाली को याद कर लेना, जहां ऊर्जा शब्द आ रहा है तो वहां क्या लगाना है, रिन्यूएबल। क्या लगाना है, रिन्यूएबल, नॉट एग्रीकल्चर। तो जैसे ही ऊर्जा दिख जाए तो लगा देना रिन्यूएबल। अब आगे आते हैं कि इंश्योरेंस है, इसमें इंश्योरेंस है तो कौन सी एजेंसी आएगी, एजेंसी आएगी तुम्हारी LIC। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो जो इसको लेके आ रही है, बट इसमें इंप्लीमेंट में हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा तुम्हारा LIC। LIC जैसे ही आ गया तो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन की बात करेगा। तो हाँ बिल्कुल बात सही बात, ये किसानों के पेंशन की बात करता है। ये क्या है, 100% कौन कर रहा है इसको, सेंटर फंड कर रहा है, स्टेट की कोई भागीदारी नहीं है। इस अब पेंशन जो ये किसान के लिए योजना आई है, तो जबरदस्ती किसान का गला पकड़ के बोलोगे कि पेंशन का पैसा दे, बेचारा वैसे ही गरीब है। तो स्वेच्छा से, वॉलंटरी, अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें सारे फार्मर्स अवेलेबल है क्या, नहीं, सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों, मतलब स्मॉल एंड मीडियम दोनों किसानों को अलाउ किया गया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी जो जमीन की कैपेसिटी वो है, जो उनका जमीन है वो कितनी है, 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, 3,000 पे आपको पेंशन क्या है, गारंटी है, 3,000 पर मंथ पेंशन गारंटी है तुम्हारे को। और किसान को हर महीने क्या करना है, 55 से लेके 200 तक ये अमाउंट जमा करवाना है। कब से, 55 रुपए से 200 रुपए तक का, ये आपकी इच्छा है, कोई जिसकी जितनी श्रद्धा उतना दे। मैक्सिमम 200 है, मिनिमम क्या है 55 है। जितना तुम पैसा दोगे, मान लो कोई 100 देता है, तो जितना उसने पैसा दिया, जितने सालों के दिया, उस अकॉर्डिंग उसकी पेंशन बनेगी। पर मिनिमम कितनी है, 3,000 है। किस आयु के किसान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 18 से लेके 40 तक, 18 से 40 तक। और यही जो 18 से 40 एज है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अटल पेंशन योजना, तो उसके अंदर भी यही एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, और लेट सपोज कि 55 रुपए किसान दे रहा है, कितना दे रहा है, 55, मिनिमम 55 ही है और मैक्सिमम कितना है 200। तो 55 किसान देगा और 55 कौन देगा, सरकार देगी। तो 55 किसान कंट्रीब्यूट करा, 55 सरकार ने कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल मिला के 110 हो गए। अगर किसान 200 रुपए कंट्रीब्यूट करा, तो 200 ने किसान किया, 200 ने सरकार ने किया। तो डिपेंड करता है किस एज में कितने समय के लिए किसने कितना पैसा रखा है, उसी अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी। ऐसे ही तो सरकारी नौकरी जब लगती है, लोग सरकारी नौकरी में क्यों जाते थे पहले, ताकि पेंशन मिले। और जितना जल्दी तुम सरकारी नौकरी में लग जाओगे, उतना ही अच्छा पेंशन का अमाउंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्हें कम समय में सरकारी नौकरी ले ली, तो पेंशन का पैसा कम समय से ही क्या हो गया, जुड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मान लो किसान पैसा देते 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 मर गया, तो इन केस ऑफ डेथ, 60 साल से पहले किसान की अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ है वो क्या कर सकती है, विड्रॉल कर सकती है। या अगर फीमेल किसान है तो उसका हस्बैंड विड्रॉल कर लेगा। तो स्पाउस जो होता है कैन बी कंट्रीब्यूट और विड्रॉ, जो स्पाउस है वो चाहे तो उसमें और योगदान दे सकता है या फिर को खींच सकता है। एज क्या है, 18 से 40। ठीक है, पीएम किसान जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखी, समान निधि, उसके आप बेनिफिशियरी होने चाहिए। आप ऑलरेडी पीएम किसान में आप क्या हो चुके हो, एनरोल होने चाहिए, तभी जाके आप इस पे एनरोल कर सकते हो। मतलब पीएम किसान निधि जो देखा था, सम्मान निधि, जिसके अंदर मैंने बात कही थी क्या, 6,000 मिलेगी, तो आप में पहले उसका बेनिफिट लो, साथ ही साथ इसका बेनिफिट लो, पहले आप वहां रजिस्टर करवाओ। इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि जो किसान टैक्स पेयर नहीं है, तो नॉन टैक्स पेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि अगर आप टैक्स दे रहे हो मतलब आपके पास पैसा है ना, ये तो सरकार की स्कीम का फायदा क्यों उठा रहे हो, तो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। आप ऑलरेडी EPFO ESIC से क्या हो, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ये 2 कंडीशन है। आप खुद टैक्स पेयर नहीं हो चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर हो तो मतलब आपको इस स्कीम की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में क्या है, पैसा है,
दूसरी चीज क्या है, जो आप ईपीएफओ है, ईएसआई है, उससे आप क्या हो, जुड़े हुए ना हो, ईएसआईसी से। तो अभी हमने जो स्कीम्स देखी, कौन सी देखी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग देखी। अब जो फर्दर आ रहे हैं हम वो देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो आज हम दो ही मिनिस्ट्री करेंगे, इन दोनों मिनिस्ट्री के अंदर ही सबसे ज्यादा स्कीम्स है, तो दोनों मिनिस्ट्रीज को आज अपन खत्म करेंगे। पहले हमने एग्रीकल्चर निपटा दी है, दूसरी हम निपटा रहे हैं कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम की, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी तुम्हारी स्कीम्स आ जाती हैं, वो चलो वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली जो स्कीम आ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा, गोल्डन टिप दूसरी ले लो, इस लेक्चर के अंदर मैं दूसरी गोल्डन टिप दे रहा हूं। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने क्या बोला कि किसान आ जाए, फसल आ जाए तो एग्रीकल्चर वाला होगा। तो फाइनेंस के लिए अंदर क्या हो जाएगा, जब भी पैसे की बात हो, धन आ जाए तो तुमको क्या टिक करना है, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्ट्री टिक करना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई, 2014 में। 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तभी उन्होंने अनाउंस कर दी प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्यों अनाउंस कर दी, याद है मोदी जी ने क्या बोला था, 15 लाख डालूंगा सबके खाते में जीतने से पहले। अब खाता तो होना चाहिए, तभी तो पैसे में डालोगे खाते में। तो उन्होंने बोला सबसे पहले खाता खोल देते हैं, फिर पैसे डालते रहेंगे। आज तक तो आए नहीं पैसे, तो ठीक है। तो वो 15 लाख, तो सरकार ने बोला हम क्या बनाएंगे, जन धन अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंट खोलेंगे। तो कब आई ये स्कीम, 2014 के अंदर आएगी। ये मैं स्टोरीज क्यों सुनाता हूँ, ये स्टोरीज में आपको बच्चों इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको चीजें याद हो पाए, इसलिए मैं आपको ये सारी स्टोरीज सुनाता हूँ, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री, जैसे ही तुमने धन देखा, मतलब पैसा देखा, तो तुम किस पे लगा दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीब वो जो वल्नरेबल है, पिछड़ा वर्ग है, वो क्या खोल पाए, खाता खोल पाए। तो हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग, पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। इसके अंदर हम क्या देते हैं, रुपए डेबिट कार्ड भी देते हैं। देखा होगा ना आपने, 3 तरह के पेमेंट गेटवे होते हैं, वीजा का कार्ड आता है, मास्टर का कार्ड आता है और रुपए का कार्ड आता है। तो इसमें हम कौन सा कार्ड दे रहे हैं, फ्री रुपए कार्ड दे रहे हैं, जिसमें आपको क्या होगा, उस रुपए कार्ड के अंदर आपको 2 लाख तक का क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। कौन सा, इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर आपकी दुर्घटना डेथ हो जाती है तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख का उस डेबिट कार्ड से, ठीक है। और जैसे ही आपने 6 अकाउंट खुला लिया, अकाउंट खुलाने के 6 महीने बाद आपको 10,000 तक की क्या बोलागा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब एक तरह का लोन। जैसे ही आपने अकाउंट खोल दिया और आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको 6 महीने बाद 10,000 रुपये उधार मिल जाएंगे इस अकाउंट के बेसिस पे। जिसमें सरकार ने क्या बोला है, हमने जनरली देखा है जो अकाउंट होता है घर का, वो मेल्स के पास होता है। जैसे पापा के पास अकाउंट होगा, बच्चे के पास अकाउंट होगा, ग्रैंडफादर के पास अकाउंट होगा, मम्मी के पास अकाउंट नहीं होगा, दादी के पास अकाउंट नहीं होगा। सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है तो अलग बात है, अदरवाइज इन लोगों के पास अकाउंट नहीं होता। तो सरकार ने बोला यार महिला पिछड़ गई है, उनका अकाउंट खोलो। तो महिलाओं को क्या दी है, प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। फिर आते हैं अपन अगली स्कीम पे। किस पे आते हैं हम, अगली स्कीम पे आते हैं। अगली स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब यहां पे जो कैच है दैट इज बीमा, इंश्योरेंस। तो सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री 2 स्कीम की बात कहते हैं, एक सुरक्षा बीमा और एक जीवन ज्योति, ठीक है। दोनों स्कीम को अपन पढ़ने वाले। सुरक्षा बीमा योजना कब आई तुम्हारी, 2015 में आई। तो बीमा मतलब पैसा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर क्या है कि दुर्घटनावश एक्सीडेंटल किसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसको कोई ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि परमानेंट टांगे चली गई, हाथ चला गया, तो उसका सरकार क्या कम पैसों में उसका इंश्योरेंस कराती है। और वो इंश्योरेंस किस प्रकार का होता है, एक्सीडेंशियल, दुर्घटनावश। तो 2 स्कीम सरकार लेके आई थी, एक सरकार लेके गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और एक आता है जीवन ज्योति, जो इसके बाद अपन पढ़ेंगे। एक जो है सुरक्षा बीमा, ये किसके लिए, एक्सीडेंशियल के लिए, और जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। इसके अंदर कौन से आयु के लोग पार्ट ले सकते हैं, इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो है 18 से लेकर 70 वर्ष के सारे। कंडीशन क्या है, बस आपके यहाँ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो सक्रिय सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपको साल में कितना पैसा बढ़ना है, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, कितना, सिर्फ 20 रुपए।
साल का सिर्फ 20 रुपए। वो भी सरकार ने कब बढ़ाया, 2022 के बाद उसको कर दिया। 2000 जब सरकार आई थी तो बोला था सिर्फ 12 रुपए, हर महीने 1 रुपया दो, और साल का 12 रुपए। अब सरकार ने कितना बोला है कि भाई 12 नहीं 20 रुपए कर दो, कोई बात नहीं। तो सिर्फ आप 20 रुपए दो और आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। कौन सा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर आपका कोई भी इंश्योरेंस नहीं तो आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, काफी मिनिमम अमाउंट का है और बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, मुझे कोई गवर्नमेंट इसके लिए फंड नहीं कर रही है, जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इन केस आपका क्या हो जाता है, टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब आप चल फिर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको सरकार कितना देगी, 2 लाख रुपए देगी। पार्शियल डिसेबल हो रहे हो मतलब एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, पर हाथ टूटा है पर थोड़ा सही भी हो सकता है। तो अगर कंप्लीटली डिसेबल हो गए हो, कंप्लीटली विकलांग हो गए हो तो 2 लाख, और पार्शियल विकलांग हो तो 1 लाख मिलेगा। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। दोनों स्कीम को साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति किसके लिए, जीवन, जीवन मतलब लाइफ इंश्योरेंस, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मतलब अपना एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस। वहां कितना है मिल रहा है, 20 रुपए देना पड़ रहा है, यहां कितना देना पड़ रहा है, 436 रुपए। जो लाइफ इंश्योरेंस है जीवन ज्योति है वो 436, और जो एक्सीडेंटल है वो सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, पूरा जो क्रक्स है, पूरी जो समरी है वो इस डायग्राम में समा जाती है। कैसे, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें 18 से 70 तक, ठीक है, और इसमें 18 से सिर्फ 50 तक। लॉजिक लगाओ, सर रटें क्या इसको, मैंने कहता हूं नहीं, मेरी क्लास में आओ तो रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको ट्रिक बताता हूं ना। ट्रिक ये है कि जब तुम बात करोगे सुरक्षा बीमा योजना की, तो एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट तो 18 से 70 तक कभी भी हो सकता है, पर लाइफ इंश्योरेंस मृत्यु के चांसेस कब बढ़ रहे हैं, 50 साल के बाद ना, तो यहाँ पे सिर्फ एज क्या है, 18 से 50। तो जहां मृत्यु की बात हो रही है, जहां लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो 50 साल तक ही कॉन्ट्रीब्यूट कराएंगे। 50 क्या तुम नहीं है, और यहाँ पे क्या है, तुमको कॉन्ट्रीब्यूट कब करना है, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, तो 18 से 70 तक। ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद करने के लिए तरीके हैं। दोनों चीजों में, दोनों स्कीम में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है, 2 लाख का इंश्योरेंस है। तो जीवन ज्योति बीमा, बीमा मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वहां पे भी क्या है, वहां पे कौन था, LIC थी, यहाँ पे LIC साथ में और अदर कंपनीज है। आप किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, उससे भी जाके आप बाय कर सकते हैं। कितना, 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। 18 से 50, वहां कितना था, 18 से 70। 18 से 70 क्यों, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, 50 के बाद तो मरना ही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जीवन ज्योति। उसके बाद आते हैं कि एक पर्सन एक ही पॉलिसी ले सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने नाम पे 3 बार जीवन ज्योति ले लिया, नहीं, एक पर्सन एक पॉलिसी। कि सोचा भाई 2 6 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद ऐसा नहीं कि पहले मुझे जैसे आपने कभी इंश्योरेंस लिया हो तो बोलते हैं आपका BP कितना है, शुगर कितना है, सारी रिपोर्ट दो। उसके बाद जब हमको कुछ हो जाता है तो हमारे पैसे में ही आने में दिक्कत है कि यार आपका BP ज्यादा था आपने बताया नहीं, आपका शुगर ज्यादा था बताया नहीं, वो सब लफड़ा है ही नहीं इसमें। कोई मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड ही नहीं है। साल का कितना देना है, वहां देना था 20 रुपए, यहाँ पे देना है 436 रुपए। और ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, अपने आप पैसा खाते से निकल जाएगा। कब से कब तक की स्कीम है, मतलब कब से कब तक आपका टाइम पीरियड काउंट होगा, तो 1 जुलाई से लेके 31 मई, ये क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा। फिर जैसे 31 मई, फिर इसके बाद 1 जुलाई आएगा तो ऑटो डेबिट हो जाएगा पैसा। ठीक है, 2 लाख तक का क्या होगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, साथ ही साथ नॉमिनी की भी फैसिलिटी है। ये जो स्कीम्स है ना, ये जब आप EPFO का एग्जाम दोगे ना बच्चों, उस EPFO के एग्जाम में बहुत काम आएगी। जो EPFO का एग्जाम है उसमें वो पूछता है जो स्कीम्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस EPFO वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। EPFO का अगर आपका पेपर है तो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, फिर आती है अटल पेंशन योजना। कौन सी, अटल पेंशन योजना, नाम से मालूम चल रहा है क्या है, पेंशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। कब आई, 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है इसके अंदर, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो वो बॉडी इसको क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है।
किसके अंतर्गत? न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। आपने सुना होगा 2004 से पहले क्या चलता था? ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। अब क्या चलती है? न्यू पेंशन स्कीम। फिर एक यूपीएस भी आ गई, यूनिफॉर्म पेमेंट स्कीम। ये अलग विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बट आपको ये याद करना है, इसको ऑपरेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पीएफआरडी को देखता है, अंडर एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। इसके अंदर किसके लिए बात कर रहा है? कौन से लोगों को टारगेट कर रहा है? कौन से वर्ग को टारगेट कर रहा है? ये आपके असंगठित क्षेत्र, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को क्या करता है? टारगेट करता है, जिनकी जो आय है वो क्या है? कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे तुम्हारे ये हो गए गिग वर्कर्स, रैपिडो वाले भैया हो गए, स्विगी वाले भैया हो गए, मजदूर हो गए, जो एक पूरी के पूरे कागज नहीं है जिनके। जैसे आप कभी जॉब करेंगे तो आप क्या होंगे? पीएफ के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, आपका एक यूनिक नंबर होगा। तो ऐसे लोग जो एक ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं है, ऑर्गेनाइज के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आते हैं, पर ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं? टेम्परेरी टाइम पीरियड के। रैपिडो वाला आज है, कल उसकी नौकरी ना हो तो, स्विगी वाला आज उसकी नौकरी कल ना हो तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए कहा गया। कितनी पेंशन मिलेगी उनको? 1000 से लेके 5000 तक। बच्चों को बार बार क्वेश्चन आता होगा कि सर ये रेंज क्यों दे रखी है? ये रेंज का क्या फायदा है? रेंज का बच्चों ये फायदा है 1000 से 5000 का, कि आपने किस एज में स्टार्ट किया है और कितने समय तक के लिए स्टार्ट किया है, उस पर डिपेंड करता है। आपने अगर कम एज से स्टार्ट कर दिया और आपने प्रीमियम ज्यादा दिया तो आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। तो 1000 तो मिनिमम पेंशन मिनिमम मिलेगी, और मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 5000। और पेंशन मिलेगी कब? जब आपकी एज 60 से ज्यादा हो जाएगी। कौन से उम्र के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? 18 से 40 के लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। पेंशन की चॉइस आती है कि आपको 1000 पर महीना चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 5000 चाहिए। डिपेंड करता है आपने कितना जमा करवाया है। क्या मेरी वाइफ जो है उसको मिलेगा पैसा अगर मैं मर जाता हूँ? बिल्कुल। स्पाउस भी पैसा ले सकती है, वाइफ भी पैसा ले सकती है। सेम पेंशन, ऐसा नहीं कि उनको पेंशन आधी काट दी जाएगी, नहीं, सेम पेंशन मिलेगी आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरी वाइफ को, या फिर अगर वाइफ है तो फिर वाइफ की मृत्यु हो जाती तो हस्बैंड को। नॉमिनेट गेट कॉर्पोरेट्स आफ्टर बोथ डिवाइसेस। ठीक है, अगर दोनों ही मर जाते हैं तो जो नॉमिनी है उसको मिलता है, पर उसको पूरा अमाउंट नहीं मिलता। तो इतनी डिटेल में मत जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम इंश्योरेंस वाला नहीं है, आप बीपीएससी, यूपीएससी, ये अलग अलग एग्जामों के लिए फाइट कर रहे हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा। मुद्रा भी क्या है? पैसा है। मुद्रा में क्या आता है? पैसा। तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें क्या देते हैं? लोन देते हैं। क्या देते हैं? लोन दे रहे हैं। तो लोन क्या सबको दे देंगे? नहीं, सबको नहीं देंगे। किसको देंगे लोन? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। किसमें है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो जो नॉन कॉर्पोरेट है, गैर निर्गित है, मतलब वो उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा। क्या? उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा या पब्लिक लिमिटेड नहीं आ रहा, उन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, जो अच्छा जो एग्रीकल्चर में उनको मिल जाएगा कि मुद्रा के अंतर्गत लोन नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा वो है, कैच है। और ईपीएफओ के एग्जाम में पूछ भी रखा है। ईपीएफओ 2016 में जाके आप देखिएगा, पूछ भी रखा है उसने कि क्या एक्सक्यूज मी, क्या उनको लोन मिलेगा जो एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज उनको मिलेगा। ठीक है, तो उनमें किस किस को? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इनको मिलेगा। जो सीधे खेती से जुड़े हुए हैं ना, उनको लोन नहीं मिलेगा। तो क्या एग्रीकल्चर के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कोई मान के चलो कोई दूध का काम करता है, कोई गाय बैल पालता है, क्या उनको मिलेगा? हाँ भाई, उनको मिलेगा। इंक्लूडिंग अलाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड, लेकिन कृषि से संबंधित सहायक कार्य कर रहे हैं, ऐसा मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में एग्रीकल्चर तो नहीं है पर अलाइड है, जैसे दूध उत्पादन, मछली पालन, बीज उपकरण का इत्यादि, इनको मिलेगा। एक पर्सन को एक बार ही लोन मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने नाम पे 3 मुद्रा लोन ले लूं, एक पर्सन 1 मुद्रा लोन। ठीक है, क्या इसमें कोई अपना कोलेट्रल लगता है? कुछ गिरवी रखना पड़ता है? नहीं, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड। कोई गोल्ड नहीं, कोई जमीन के कागज नहीं, कोई घर के कागज नहीं। ये सरकार क्यों लेके आई थी? ताकि अपने देश में एमएसएमई, मतलब जो छोटे उद्योग है, जैसे पापड़ का उद्योग हो गया, या फिर अपना बीड़ी उद्योग हो गया, तो अचार का उद्योग हो गया, इन छोटे उद्योगों को प्रमोट करना। और जनरली ये जो उद्योग होते हैं ये महिलाओं से रिलेटेड है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था कि मोस्ट ऑफ जो ये एनजीओस होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इंडिया में, 90% सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2024 का, 90% सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन चलाता है? महिलाएं चलाती हैं। तो उनको प्रमोट करना था। अच्छा, बहुत मुद्रा स्कीम इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस साल इसकी क्या कर रही है?
लिमिट को बढ़ा दिया है। मुद्रा लोन के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। क्या आती हैं? 3 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी है शिशु, उसके अंदर आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर, उसके अंदर आपको 50,000 से लेके 5 लाख का लोन मिलेगा। तरुण, उसके अंदर आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। बट 2025 के बजट में इनकी लिमिट बना दी। अब लेके आए वो तरुण प्लस। क्या लेके आए? तरुण प्लस। उसके अंदर आपको 10 लाख से क्या 20 लाख तक का लोन मिलेगा। तो ये नई कैटेगरी हुई है। इसका मुद्रा स्कीम क्या हो जाती है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुद्रा स्कीम के अंदर मैक्सिमम लोन कितना है, तो आप 10 लाख नहीं बोलोगे। 2025 के बाद क्या हो गया? वो 20 लाख हो गया। क्यों? उसमें नई कैटेगरी आ गई, तरुण न्यू। तो क्या है कि सबसे पहले छोटा क्या है? शिशु, शिशु के बाद किशोर और फिर तरुण। तरुण के अंदर कितना लोन मिल रहा है अपने को? 20 लाख। अगली जो स्कीम आती है बच्चों, दैट इज अपनी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्या? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अच्छा, होता क्या है ना बच्चों कि भारत देश में ये देखा जा गया है कि गोल्ड का चलन बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों में गोल्ड को बहुत ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। क्यों? गोल्ड हमारे यहाँ पे क्या एक सिंबल है। जो अब नई दुल्हन आती है शादी करके, तो उसके हाथ में क्या होते हैं? चूड़े होते हैं, मंगलसूत्र होता है। तो फिजिकल गोल्ड का इंडिया में अलग ही क्रेज है। तो गोल्ड का हमारे पास इतनी खदानें तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है? गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। जिससे क्या होता है? जो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिट हो जाता है, राष्ट्र को ही घाटा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहा है। और किसी चीज का इंपोर्ट बढ़ना अच्छी चीज तो है नहीं, किसी चीज का इंपोर्ट बढ़ना हमारे लिए अच्छी चीज तो है नहीं। तो उसको कम करने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम क्या है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसके अंदर सरकार बोलती है कि आप गोल्ड इसलिए देते होंगे ना, गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। अरे हम पैसे दे रहे हैं ना, फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं चाहिए आपको? आप हमसे एक कागज ले जाओ कि भाई भावेश मंगनानी ने 2015 के अंदर गोल्ड लिया है, गोल्ड का प्राइस है 50,000 रुपये। फिर मैं 8 साल तक उसको रखूंगा। फिर जैसे ही 2015 के 2000 अपना हो जाएगा 23, तो जो गोल्ड का एक्चुअल प्राइस है वो तो मुझे मिलेगा। तो कितनी अच्छी चीज़ है। गोल्ड आदमी क्यों लेता है? क्योंकि गोल्ड की कीमतें क्या होती है? हर साल बढ़ती जाती है। तो 8 साल बाद मेरे को जब वो बॉन्ड का मैं लेके जाऊंगा, सरकार ये लो आपने बॉन्ड दिया था, मैंने उतना गोल्ड बाय किया था, सरकार बोलेगी बिल्कुल 8 साल बाद जो गोल्ड का एक्चुअल प्राइस है वो मुझे मिलेगा। दूसरी चीज जो सरकार ने बहुत अच्छी करी है, हर साल 2.5% का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? हर साल 2.5% का ब्याज। तो सरकार ने बोला आप गोल्ड इसलिए लेते हो ना ताकि गोल्ड आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा। आप गोल्ड फिजिकल मत लो, उससे क्या होता है? हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। आप क्या लो भाई लोगों, आप लो हमारे लिए गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक कागज का टुकड़ा। तो समझ में आया? अब यहाँ पे शब्द सोवरिन का मतलब क्या है? ये सोवरिन शब्द आपने बहुत पढ़ा होगा किसके अंदर? पॉलिटी के अंदर। ये सोवरिन शब्द हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सोवरिन शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए आगे आते हैं। तो सोवरिन मतलब कि इसके पीछे गवर्नमेंट बैक्ड है। कोई भी चीज को अगर गवर्नमेंट बैक्ड करती है तो वो सिक्योर है, मतलब गवर्नमेंट का हाथ है उसमें, वो डूबेगा नहीं। ठीक है, आज सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट नहीं डूबेगी। तो ये क्या है? गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैक मतलब कि वो जो बॉन्ड है वो ऐसा, लोग बॉन्ड में शेयर में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि यार प्राइवेट कंपनी भाग जाए तो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भाग जाए तो हमारा पैसा डूब जाएगा। पर जो अगर लग जाता है सोवरिन शब्द लग जाता है उसके आगे, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मतलब उसके पीछे सरकार का हाथ है, वो डूब नहीं सकती। ठीक है, तो इशू कौन करता है? क्या डायरेक्टली सरकार करती है? नहीं, सरकार के बदले कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक भारत का। ठीक है, इसके अंदर बोला क्या उन्होंने कि आपको फिजिकल गोल्ड इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस कागज पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा? भारत का गोल्ड इंपोर्ट कम होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगा। कब तक? इसकी कंडीशंस क्या है? क्या कंडीशंस है इसकी? कि आपको कम से कम 8 साल तक क्या रखना पड़ेगा? वो बॉन्ड को रखना पड़ेगा। 8 साल के बाद ही हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, प्रीमेच्योर रिडम्पशन अलाउड आफ्टर 5 ईयर। पर कोई बेटी की शादी है गई किसी के, तो गोल्ड तो बेचना पड़ता है। देखा होगा, बेटी की शादी आ गई, दहेज देना, गोल्ड बेच दिया, तो फिर तब आप कब तक गोल्ड बेच सकते हो? आपने 8 साल के लिए रखा है ना, सरकार ने बोला अरे तुमको हम राहत देते हैं, 5 साल के बाद तोड़वा देना बॉन्ड को, हम पैसा दे देंगे। ठीक है, इसमें आपको 2.5% तो इंटरेस्ट मिलेगा। कब? हर साल। और सरकार आपको हर 6 महीने में क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। मतलब 2.5% को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 6% पहले, 6% बाद में। ठीक है, तो 2.5% तो आपका इंटरेस्ट हो गया, साथ ही साथ आपका गोल्ड का प्राइस तो बढ़ ही रहा है। फिर सरकार लेके आई तुम आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्या लेके आई? स्टैंड अप इंडिया स्कीम।
इसके अंदर सरकार ने क्या बोला स्टैंड अप इंडिया के स्कीम के अंदर कि जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे जो दलित वर्ग है या जो वुमेन्स है, ये पीछे रह गई है ना, इनका अपलिफ्टमेंट करो। तो अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? इनको बनाओ बिजनेस, इनसे कराओ बिजनेस। इनको मत बोलो सरकारी नौकरी करे, इनको बोलो बिजनेस करे। एक्सक्यूज मी। तो सरकार लेके आई स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कब लेके आई? सन 2016 के अंदर। इसके अंदर क्या बोला है? इसका टैगलाइन कितना अच्छा है, फंडिंग द अनफंडेड, मतलब जिसको कोई पैसा नहीं देता, जैसे दलित, जैसे औरत, इनको पैसे के साधन ही वैसे कम है, उनको फंड कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? नाम में क्या रहा है? स्टैंड अप। क्या रहा है? स्टैंड अप। अब यहां पे गैस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई पैसे वाली टर्म तो है नहीं। तो इस स्कीम को अपने को याद करना है। ये स्कीम क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इस स्कीम को याद करना है स्टैंड अप स्कीम। या तुम एक तरीका से ये भी याद कर सकते हो कि जैसे मेरे पास पैसा आ जाता है तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैं स्टैंड अप हो जाता हूँ और मैं अपनी बात खुले में बोलता हूँ। तो स्टैंड अप स्कीम किसके रिगार्डिंग है? पैसे के रिगार्डिंग। पैसे के रिगार्डिंग यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग। इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशन ये है कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब क्या होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट? कौन बताएगा? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बच्चों होता है जो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि मैं अजमेर राजस्थान से हूं, तो मैं अजमेर राजस्थान के अंदर एक नया एयरपोर्ट ही खोल दूं, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। कि भावेश ने, मतलब जो सरकार, राजस्थान सरकार ने अजमेर के अंदर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाया, मतलब एक नया एयरपोर्ट खोल दिया। अब मान लो अजमेर के पास किशनगढ़ करके एक जगह है, वहाँ ऑलरेडी एयरपोर्ट है पर उसे मरम्मत करनी है। ठीक है। तो किसी चीज बनी बनाई चीज को क्या करना है? बेटर करना है, तो होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप पैसा लगाएंगे या जो भी आप चीज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है। मरम्मत वाला काम। इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट होगा, ट्रेडिंग सेक्टर प्रमोट होगा, सर्विस सेक्टर प्रमोट होगा, साथ ही साथ अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी ये प्रमोट करेगा। कितने साल के बाद के लोगों को मिलेगा? 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो मिलेगा। ग्रीन फील्ड का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। वो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अकेला आदमी ही चला रहा है उसको और फिर बोल दे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। उसमें एक SC ST का आदमी होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए, है ना? वो होना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हो आप? एक स्टैंड अप स्कीम लगा सकते हो। आपको कब तक रिपीट, आपने लोन ले लिया पर आप कब तक चुका सकते हो? 7 साल आपको क्या दी हुई है? टाइमलाइन दी हुई लोन चुकाने के लिए। अभी जो इस साल का बजट है उसने क्या बोला है? इसके अंतर्गत, इस बजट के अंदर क्या बोला है कि आपको 2 करोड़ तक का लोन हम प्रोवाइड करेंगे। पहले लिमिट 1 करोड़ थी, लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया सरकार ने? 2 करोड़ की दिया। तो 2 करोड़ तक का आप लोन क्या कर सकते हो? ले सकते हो। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वही पैसे से रिगार्डिंग। क्या होगा इसके अंदर? सीनियर सिटीजन को अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, प्रॉपर मात्रा में पेंशन मिलेगी। क्या है पेंशन का, क्या स्कीम है? अगर आपकी एज 60 साल के बाद क्या हो जाएगी? 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपको फिक्स अमाउंट में पेंशन मिल जाएगी। ये स्कीम क्यों आई थी? क्योंकि क्या होता है कि ना, महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है तो आदमी को लगता है कि यार पैसा आएगा नहीं आएगा, महंगाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसा होगा। तो सरकार जो ये आम आदमी की भावना है उसको समझ के उन्होंने क्या लेके आई है? प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम, जिसके अंदर पेंशन की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है ये। इसके अंदर मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा आपको? 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 9250, 10,000 तक का पेंशन। और जो ये पेंशन मिलेगी इसमें सरकार ने बोला आपके लिए एक अच्छी बात और है, इस पेंशन पे कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सारी स्कीम्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देखेंगे। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो बची हुई हमारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हम उनको देखेंगे। तो उसके बाद हमारे जो पूरा स्कीम वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम एक बार और रिवीजन करेंगे इन स्कीम्स का, इन स्कीम्स के ईयर कैसे हैं वो याद करेंगे। ये जो स्कीम वाला टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है।
हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आना कोई छोटी चीज तो नहीं है। इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।